हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे एकदम। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछली एक लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी रिगार्डिंग द जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर बॉटनी पोस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम लोग एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान वहां पर डिस्कस किया था आपके साथ, वो स्ट्रैटेजी प्लान में सबसे पहला जो स्टेप था वो यही था, हमारी एनसीईआरटी को कवर करना, राइट? ताकि हम अपने बेसिक्स को दोबारा से पढ़ें, उनको रिफ्रेश करें, और उस बेसिक की फाउंडेशन पे ही हम आगे चल के अपने बाकी के कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल पढ़ें। ओके, सो उसी एनसीईआरटी सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एज यू नो कि एनसीईआरटी जब आप 11th और 12th की उठाते हो, तो उसमें आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 11th की एनसीईआरटी से, 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है वहां से जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, उसको लिया है। और आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट? सो इसी को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और आपने लास्ट तक बने रहना है और हर एक चीज को अच्छे से सुनना है, राइट? तो जैसे ही हमारी ये चीजें कवर होंगी, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। जो भी इसके इसके एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एमसीक्यूज होंगे, हम उनको भी टारगेट करेंगे अपने इन लेक्चर्स में। ओके, सो एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। और इस पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है? अब जब भी आप एनसीईआरटी को खोलते हो और एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज पे कुछ ये थोड़ा सा इस इन साइंटिस्ट के बारे में दिया है, अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो अब इनको इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो अर्नस्ट मेयर है, इन्हें हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने स्पीशीज के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया था, कैसे वो डाइवर्सिफाई होता है। तो इन्हें हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट मोर थिंग, इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज की। जो आप बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है, वो अर्नस्ट मेयर ने ही दी थी, राइट? अब इकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनेटिकली, ठीक है? ऐसे ही बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है जिसकी डेफिनेशन किसने दी थी? अर्नस्ट मेयर ने दी थी, राइट? इसके बाद अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इनको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको 3 प्राइजेस से अवार्ड किया गया था। बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, एंड क्राफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है? और मेयर्स की जो डेथ थी वो 100 साल के बाद इन द ईयर 2004 में हो गई थी, ठीक है? और इनका जो 80 ईयर का करियर था, उसमें इन्होंने कहाँ-कहाँ पर किस-किस एरियाज में रिसर्च किया। ऑर्निथोलॉजी, जहाँ पे आप बर्ड्स की स्टडी करते हो, टेक्सोनोमी, ज़ू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ द बायोलॉजी, राइट? तो इन सब चीज़ों में, इन सब एरियाज में, इन सब डोमेन्स में हमारे अर्नस्ट मेयर का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, सो विद दिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। मतलब ऐसा वर्ल्ड जो किससे मिलके बना है? लिविंग से मिलके बना है, राइट? अब आप लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज लिविंग। लिविंग है क्या एक्चुअली, है ना? हम तो ये बोलते हैं जो जिंदा है, जो सांस ले रहा है, जो चल रहा है, जो बोल रहा है, वो सब लिविंग है। अब एक्चुअली लिविंग क्या है, वो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सहिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी हमें बोला जाता है कि लिविंग को डिफाइन करो कि लिविंग एक्चुअली क्या है, तो हम कन्वेंशनली उसके जो भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर होता है, हम उसी को देखते हैं, ठीक है? सो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ suitable response come to our mind immediately as a unique features of living organism। तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचा जाता है, हमारे माइंड में आता है कि जिनमें ग्रोथ होती है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके पास एबिलिटी है कि वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके,
है ना? तो यही चीज़ें आती हैं। लेकिन वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखना, ठीक है, वो भी। इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दिस। अब हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जब ग्रोथ होती है, या तो मास इंक्रीज होगा या तो नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। मतलब दीज आर एक्चुअली द एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ, कि जब भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, क्या उनके अंदर का मास बढ़ रहा है, जैसे सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है, तो ग्रोथ को उस बेसिस पे देखा गया। जैसे अगर आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो ग्रो कैसे करता है, सेल डिवीजन से। उसके अंदर सेल डिवीजन होती है, सेल्स ऐड होते जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ होती है। प्लांट्स में ये जो ग्रोथ है सेल डिवीजन वाली, ये उनके लाइफ स्पैन में कंटिन्यूसली चलती है। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ है, वो कुछ लिमिटेड स्टेज तक ही, सर्टेन एज तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू नो दैट प्लांट्स के अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एनिमल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते। तो प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो यहाँ पे उसको एक अनलिमिटेड इंडेफिनेटिव ग्रोथ वाला फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाउएवर सेल डिविजन occurs in certain tissues to replace lost cells, जो भी रिपेयर है, डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिविजन होती है, ठीक है। अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, सेल डिवीजन। जैसे बैक्टीरिया है आपका, अमीबा है, जब उसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, राइट। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके इन विट्रो कल्चर्स होते हैं, जो आप लैब्स में कल्चर्स करवा रहे हो, उनको जब आप कल्चर करवा रहे हो, उनमें सेल्स ग्रो करेंगे, और सिंपली जब आप सेल्स के नंबर को काउंट करोगे, वहां से आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, ठीक है। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event, ठीक है। तो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का जो ये जो दोनों चीजें हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वन मस्ट रिमेम्बर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या है ये? इसमें बोला गया है कि one must remember that increase in body mass is considered as growth। जब हमारे बॉडी का मास बढ़ता है, यानी कि जैसे सेल्स है हमारी बॉडी में, उनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो उसको ग्रोथ कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। जैसे आपको बताया, बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके उनका भी वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एज एन क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आपके पास माउंटेन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, सैंड माउंट्स होते हैं, आप देखते हो उसमें एडिशन होती जाती है, और उनका जो साइज है वो बढ़ता जाता है, वो ग्रो करते जाते हैं, राइट। तो ग्रोथ उसमें भी हुई है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो जो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये जो माउंटेन्स हैं, जो सैंड माउंट्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, जो मटेरियल की एक्युमुलेशन हो रही है वो सरफेस पे हो रही है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है। आपके जो सेल्स हैं अंदर, वो एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, उनका मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ दोनों में शो हो रही है, लेकिन एक में ग्रोथ सरफेस से हो रही है, बाहर से हो रही है, एक में अंदर से हो रही है। तो ग्रोथ हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग शो करते हो। ग्रोथ आपकी तो इनमें भी शो हो रही है, तो दैट मीन्स हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ defining property of living organisms, right? The conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it's a characteristic of living system, right? लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आप ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई, ग्रोथ हो रही है, लिविंग है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? डिफाइन नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक है, a dead organism does not grow, ओके। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, तो आपने ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, ओके।
इसको हम हाईलाइट कर देंगे। कलर हम येलो ले लेते हैं, तो आप लिखोगे ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, राइट, दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन सेम काइंड, राइट। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, possessing features more or less similar to those of the parents, ये होता है। Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction, तो कहीं ना कहीं इसे sexual reproduction कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, मतलब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बट उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। फॉर एग्जांपल यू हैव द फंजाई। फंजाई में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और वो वहां से बर्स्ट होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर सबस्टेटम पे गिरेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे, अगेन वहां पे लॉइड बॉडी जो माइसीलियम है, हाइफे हैं, वो बनेंगे, ठीक है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे यीस्ट है, हाइड्रा है, इसमें बर्डिंग होती है। प्लानेरिया है तो ट्रू रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर जाता है, लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फंजाई में जो फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये सारी की सारी चीजें इसमें इन ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई करने की हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे फिलामेंटस एल्गी स्पाइरो वगैरह है, उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी तो हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाएगी। प्रोटोनिमा जो होता है मॉसिस का, जो आपके पास ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें से जो मॉस प्लांट होता है, उनमें एक जुवेनाइल स्टेज होती है प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा अगर टूटता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उससे एक नई थैलॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी। ओके, so when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. In case of unicellular organisms के केस में रिप्रोडक्शन किससे सिनोनिमस हो जाता है, ग्रोथ से, ठीक है। यानी कि जब इनका नंबर बढ़ता है, जब आपके बैक्टीरिया ग्रो डिवाइड करेंगे, है ना, तो उनकी ग्रोथ ही हो रही है एक्चुअली। नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो ग्रोथ हुई, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, ठीक है। Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. तो सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि हम वहाँ पे ग्रोथ टर्म यूज करें या रिप्रोडक्शन यूज करें, क्योंकि उनके केस में ग्रोथ जो है वो इक्विवेलेंट होती है इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, ठीक है। तो ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहाँ तक तो हमने बात करी कि लिविंग जितने भी हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बट वी हैव सम एक्सेप्शंस ओवर हियर, ठीक है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, हमें पता है कि वी हैव म्यूल्स, है ना, हाइब्रिड होता है जो हमारे पास, डोंकी और इसका हॉर्स का, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे कांट रिप्रोड्यूस, है ना, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। सो आर दे लिविंग? यस, दे आर लिविंग। So reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of the living organism. तो हम reproduction को भी यहाँ पे defining property नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ऐसे living organisms हैं जैसे म्यूल है, sterile worker bees हैं, infertile human couples हैं, they can't reproduce. तो क्या ये नॉन लिविंग हो गए? बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन को हम नहीं ले सकते, ठीक है जी। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय, ये तो सही है, लेकिन यहाँ से ये चीज गलत हो गई जब हमारे पास कुछ ऐसा, क्योंकि एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बना रहे हो, लिविंग की जो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप बनाते हो उसमें एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए, वो यूनिवर्सली फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा। पिछले केस में भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो अभी तक जो भी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो दोनों की दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। थर्ड बढ़ते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो सस्टेन रह सके, हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो सस्टेन रह सके। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कुछ केसेस में चीजें बनती हैं, कुछ केसेस में चीजें टूटती हैं, ठीक है। तो आपके पास एनाबॉलिज्म होता है और आपके पास कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल आगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में
कॉम्प्लेक्स चीजें टूटती हैं सिंपल में। एग्जाम्पल आ गया रेस्पिरेशन। Okay. So all the living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, and functions, etc. And they are constantly being made and changed into some other biomolecules. So this is actually the metabolism. जहाँ पे ये जो चीजें हैं वो constantly बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं, ठीक है। ये जो conversions होती हैं इन्हें हम कहते हैं chemical reactions, biochemical reactions और metabolic reactions, ठीक है। अब हमारे पास thousands of metabolic reactions simultaneously सभी living organisms में हो रही हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सबके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सबके अंदर कुछ चीजें बन रही हैं बायोमोलिक्यूल्स, कुछ बायोमोलिक्यूल्स टूट रहे हैं। तो sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called as metabolism. दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। और ये सभी केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होंगे ये तो लिविंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जैसे आप अपनी केमिस्ट्री लैब में कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हो, वो भी तो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test tube is neither living nor non-living. जब आप एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली लैब में और उस टेस्ट ट्यूब में आप एक बायोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हो, तो ना ही वो लिविंग आएगी ना ही वो नॉन लिविंग आएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप उन रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, वहां पर आप उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हो, ठीक है। लैब में जब आप केमिकल लैब में या केमिस्ट्री लैब में जो भी रिएक्शंस आप करवा रहे हो वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकती है। तो हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अब लैब में करते हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं होती, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि सभी लाइफ फॉर्म्स में सेल है, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही हैं वो आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बाहर हो रही हैं, लिविंग सिस्टम में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, मतलब लिविंग सिस्टम में नहीं हो रही, लिविंग सिस्टम के अलावा बाहर लैब्स में हो रही हैं, इन विट्रो कंडीशंस में हो रही हैं, तो आप उनको लिविंग रिएक्शंस नहीं बोल सकते, ठीक है। दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। तो वहाँ पे आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। ओके, सो मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, क्लियर, विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। आप लैब वाली रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलोगे, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि लिविंग सिस्टम वहां पर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओके, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding. Yes, next feature हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, consciousness, ठीक है। ability to respond, यहाँ पे मैं लिखूंगा ability to respond against stimuli, ठीक है। Now, अब हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये है कि इसके पास एबिलिटी है टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, बॉडी के बाहर हो चाहे बॉडी के अंदर हो। कोई भी चेंज अगर आती है सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, तो उसके अगेंस्ट वो पहले तो उसको सेंस करेगा एंड देन उसको रिस्पॉन्ड करेगा, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। जो स्टिमुलाई उसको मिलेगा, जो मैसेज उसको मिलेगा, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। We sense our environment through our sense organ. Plants respond to external factors like light, water, temperature, and other organisms, pollutants, etc. ठीक है। अब जितने भी organisms हैं, प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स यूकेरियोट्स तक, they can sense, they can respond to the environmental cues. जो भी उनको environmental cues मिलेंगे, ठीक है, जैसे प्लांट को अगर लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है ना। लाइट की ड्यूरेशन पे, जैसे फोटो पीरियोडिज्म होता है प्लांट में, तो वो लाइट की अ, कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट उसको मिल रही है उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करता है। तो यानी कि इसके पास भी ये एबिलिटी है, वही यहाँ पर लिखा है।
जो आपके पास सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट हैं, उनमें रिप्रोडक्शन फोटो पीरियड के थ्रू अफेक्ट होती है, ठीक है ना। So all organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human beings is the only organism who is aware of himself, has self-consciousness. ठीक है, तो consciousness therefore becomes a defining property of the living organisms. अब यहाँ से एक और केस आता है, हाँ, यहाँ पर दिया गया है. When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. When we observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. तो आपको पता है जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं, जो जो मतलब हॉस्पिटल्स में कोमा में है, जो अपनी सेंसेस में नहीं है, तो उसमें क्या होता है, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. उसके पाए वहां पे सांप आ जाए, शेर आ जाए, उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं चलेगा, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है. तो आज सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग, क्या वो लिविंग हो गए या नॉन लिविंग हो गए, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ठीक है. अब जब वो पेशेंट्स हैं, हम उनको जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं, उनकी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है, तभी तो वो वहां पर है जिंदा, नहीं तो वो तो टपक जाएगा, है ना. तो वो जो कोमा वाले पेशेंट्स हैं, वो ड्रग्स और मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वो भी किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे. तो एक्सेप्शन नहीं, अगर वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो फिर वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा ना, कोमा भी नहीं रहेगा, वो तो सीधे खत्म. तो वो कहीं ना कहीं उन मेडिसिन के प्रति, जो ड्रग्स आप उनको दे रहे हो, जो भी मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट. In higher classes, you will come to know that all the living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells, but arise as a result of interactions among the constituent cells. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो टिश्यूज की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक पर्टिकुलर सेल से नहीं होती, वो बहुत सारे सेल्स इंटरैक्ट करते हैं, और उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की इंटरैक्शंस के कारण उस एक पर्टिकुलर टिश्यू को एक प्रॉपर्टी मिलती है, राइट. सो प्रॉपर्टीज जो है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो भी अ, उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होगी, बट एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनली. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज आपस में इंटरैक्ट करेंगे, फिर जाके उस सेलुलर ऑर्गेनली की, सॉरी, जो ऑर्गेनली है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरैक्ट करेंगे, फिर जाके एक सेलुलर ऑर्गेनली की प्रॉपर्टी आएगी, राइट. तो मतलब बेसिक लेवल पे क्या प्रेजेंट है, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो इंटरैक्ट करते हैं, और वही डिटरमाइन करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द दैट पर्टिकुलर एंटिटी जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, राइट. सो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. हायरार्की हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है. टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आपका इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये हायरार्की फॉलो की जाती है यहाँ पर, और यही हायरार्की आपके लिविंग सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है. नॉन लिविंग ऐसी कोई हायरार्की शो नहीं करेगा, ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करेगा. So therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems capable of responding to एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो यहाँ से ये चीज आपने पूरी की पूरी हाईलाइट कर देनी है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से इवॉल्व भी करता है, चेंजेस भी आती हैं, सेल्फ रेगुलेटिव, इंटरैक्टिंग सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है. इसके बाद बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये तो आपको पता ही है. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. तो ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेजेंट के थे, चाहे वो पास्ट के थे, चाहे वो फ्यूचर के थे, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट टू वेरिंग डिग्रीज. तो आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स हैं. बाकी आपको पता है विद टाइम एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आई, वो तो रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबका जो एक जो एंसेस्टर है वो सेम है, ओके.
तो यहाँ तक हमने इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया और मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन-कौन सी नहीं है। सबसे पहले हमने ग्रोथ देखी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड द कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग सिस्टम्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, राइट। देन अब हम देखने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब आपको पता है जो लिविंग वर्ल्ड है पूरा का पूरा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें वेराइटीज हैं, उसमें वेरिएशंस, ठीक है। तो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको एक प्लांट मिल जाएगा, इंसेक्ट मिल जाएगा, बर्ड मिल जाएगा, योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारी चीजें, राइट। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हो पर वो आपके आसपास हैं। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that would see would increase. जैसे जैसे आप अपने एरिया को बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अगर आप एक रूम को देखोगे, रूम के बाद एक पूरी बिल्डिंग को देखोगे, उसके बाद उसके आसपास पार्क है, ग्राउंड है, ठीक है, उसके आसपास कोई जंगल है, उस सबको जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे तो आपको रेंज और वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of and kinds of living organisms in it, each different kind of plant, each different kind of animal or organism that you see represent a species। ठीक है, जो भी आप तरह तरह के प्लांट्स देख रहे हो, ठीक है, आप मैंगो का प्लांट देख रहे हो, आपने पीपल का देखा, आपने गावा का देखा, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। सो ये सारी जो वेराइटीज आपको देखने को मिल रही हैं लाइफ फॉर्म्स में, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो दिस इज अ बायोडाइवर्सिटी एंड दिस थिंग यू शुड नो कि अभी तक हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीशीज नोन है और डिस्क्राइब हुई है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ही पता है और डिस्क्राइब हुई है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे और कोई इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, राइट। So we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो जैसे जैसे आप नए नए एरियाज में जाओगे, नए नए अनएक्सप्लोर्ड एरियाज देखोगे, इवन पुराने वालों में भी जाओगे, तो आपको वहां पर नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो पहले ये कहा गया था देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड बट वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर एरिया बाय द लोकल नेम्स, है ना। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन विद इन अ कंट्री। अब देखो होता क्या है, आपके पास बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं वर्ल्ड में। अब आपके आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो अब आप उनको कैसे रिगार्ड करते हो? आप उनको कुछ ना कुछ नाम से तो जानते होंगे, है ना? तो अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको प्लांट्स को नाम देना है, एनिमल्स को नाम देना है, ठीक है? अब हमारे पास 2 तरह के नाम आते हैं। एक आते हैं लोकल नेम और एक आते हैं साइंटिफिक नेम्स, ठीक है? अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे एरिया के होते हैं, हम उनको लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है? लोकल नेम किसी का हमने कोई कुछ नाम डाल दिया, ठीक है? वो हमारी खुद की लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, ठीक है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, दूसरे से तीसरे में जाओगे, आप देखोगे हर जगह पर नाम बदल रहा है, ठीक है। कोई किसी को कुछ बोलेगा, कोई कोई मक्खी बोल देगा, कोई कुछ और बोल देगा, है ना। हर कोई अपने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे नाम को चेंज कर रहा है। So probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refers to organisms we are talking about। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको परेशानी होगी, ठीक है। अगर आप किसी एरिया में जाते हो, वहां पे आप एप्पल को कुछ और बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इस चीज को यूनिवर्सली मतलब एक जैसा बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पर हमने साइंटिफिक नेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट। सो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है
वो सेम नेम से जाना जाए पूरे विश्व भर में, ग्लोबली, ठीक है, यूनिवर्सली। एक ऐसा नाम हो जो कैसा हो, सेम हो हर जगह, चाहे आप चाइना में चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो नाम वैसे ही रहे। तो जब आपने नेमिंग का काम स्टार्ट किया, जो आपके पास इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी थी, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से, क्योंकि नाम के बिना आप उनको कैसे पहचान पाओगे? नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी भी तो करना है। तो नेमिंग वहां पे स्टार्ट किया गया। तो नेमिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नॉमन, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे है, नेमिंग देना, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखना था कि ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले तो करेक्टली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो फीचर्स आप देख पा रहे हो, उनको आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, ठीक है, वहाँ पे उसको हम कौन सा नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद उस प्रोसेस को क्या किया जाता था? आइडेंटिफिकेशन कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेम दो तरह के होते हैं, वर्नाक्युलर नेम्स और साइंटिफिक नेम्स। वर्नाक्युलर नेम को ही हम लोकल नेम्स कहते हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं। और दीज लोकल लैंग्वेज के जो लोकल नेम्स हैं, दे कैन वेरी विद द जियोग्राफिक रीजन, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। और ये जो नाम होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब इन नाम को दिया जाता है, साइंटिफिक नेम्स को दिया जाता है, दीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। सो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिन बेसिस पे आप साइंटिफिक नेम्स देते हो, राइट। सो अब यहाँ पर हमने ये बात करी नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर तभी हो पाएगा जब आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के बिना आप नाम नहीं दे सकते, पहले तो आपको पहचानना है कि वो है क्या एक्चुअली, ठीक है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. ठीक है? For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature, जिसे हम नाम लेते हैं ICBN। बट अब ये बन चुका है ICN। शैनन कोड आया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन चुका है ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड आपके पास एल्गी एंड फंजाई। ICN हो चुका है अब ये, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ICN। तो यहाँ पर आपके पास जो प्लांट्स का नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम्स फॉर प्लांट्स बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। और इसके लिए हमारे पास क्या था? कोड था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, ठीक है। और एनिमल टेक्सोनमिस्ट, उनके लिए भी एनिमल टेक्सोनमिस्ट ने भी इवॉल्व किए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल सॉरी zoological nomenclature, दैट इज ICZN। ICBN में फॉर है, ICZN में ऑफ है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, हम भूल जाते हैं कभी कभी। इसमें ऑफ है, इसमें फॉर है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स ensure that each organism has only one name, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। Description of any organism should enable the people to arrive the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. जब एक नाम एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाता है, फिर वो नाम किसी और को नहीं दिया जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकता है, लेकिन जो नाम है, पूरा नाम है, वो एक ही रहेगा। अगर मैं अनिरुद्ध हूँ, तो मैं अनिरुद्ध ही रहूंगा, ठीक है। तो ये भी जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, दे ऑल्सो इंश्योर कि वो जो नाम है वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म यूज ना कर रहा हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया नॉमेनक्लेचर का, जो फर्स्ट टाइम दिया था कार्लस लिनियस ने, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी रिगार्ड करते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था नॉमेनक्लेचर का, जिसका नाम था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या नाम था? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल, बाय मीन्स टू, नेम मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो नाम है, जो नाम है वो दो वर्ड से बना होना चाहिए, टू वर्ड नेम, ठीक है। अब टू वर्ड नेम में हमारे पास जो पहला वर्ड है, उसे नाम देते हैं जेनेरिक नेम,
और जो सेकंड वर्ड है उससे हम नाम देते हैं स्पेसिफिक। फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक नेम जहाँ पर जीनस होगा, सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट जहाँ पे स्पीशीज का होगा। तो जब नाम दो शब्दों से बना है उसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो नेमिंग सिस्टम था फर्स्ट टाइम किसने दिया था ये, इट वाज गिवन बाय योर पालस लीनियस। ओके, पालस लीनियस। This naming system using a two-word format was found convenient and यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंगो की है तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा यहाँ पर जीनस है और इंडिका यहाँ पे स्पीशीज है। ठीक है। अदर यूनिवर्सल रूल्स क्या थे नॉमेनक्लेचर के, जब भी आप नाम दे रहे हो तो किन किन रूल्स को फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल सारे लोग जानते ही नहीं है। ठीक है। बहुत सारे हम मास्टर्स कर लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो बायोलॉजिकल नेम जितने भी हैं दे आर जनरली लैटिन। ठीक है। किस लैंग्वेज में होते हैं ये, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। और इनको इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। जब भी आप इनको लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो यहाँ पे जो फॉन्ट यूज होगा वो उसको हम इटैलिसाइज्ड करेंगे। ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब लैटिन लैंग्वेज से इनको निकालना है। ठीक है। अब जब भी आप लिखते हो बायोलॉजिकल नेम, जैसे आप लिख रहे हो मेज का नाम लिख रहे हो, जिया मेज, ZEA जिया इज अ जीनस और MAYS इज अ स्पीशीज। अब जब आप इस नाम को लिख रहे हो तो सबसे पहले जो जीनस है उसका जो पहला वर्ड है वो जीनस होगा। और इसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है डेलोनिक्स रीजिया, डेलोनिक्स REGIA गुलमोहर। तो डेलोनिक्स रीजिया में डेलोनिक्स जीनस है, डी बड़ा डालना है, रीजिया स्पीशीज है, आर छोटा डालना है। ठीक है। अब जब मैं इनको हाथों से लिख रहा हूँ तो मैं इटैलिक नहीं कर सकता, है ना। इटैलिक तो सिस्टम करेगा। तो जब मैं हाथों से लिख रहा हूँ तो मुझे दोनों चीजों को अलग अलग सिंगल लाइन से अंडरलाइन करना है। ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। और ऐसा नहीं कि आप उसको दो दो तीन तीन चार बार अंडरलाइन कर लो, नो, एक सिंगल लाइन। और कोई डिजाइन डिजाइन भी नहीं बनाने हैं। ठीक है। सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके। और अगर प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में रखना है। ठीक है, जिससे इंडिकेट होगा उसका लैटिन ओरिजिन। अब क्या होता है, नेम ऑफ द ऑथर तो बहुत बार आप लिखा होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा हो लास्ट में लिखा होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, इंडिका लिखा है लास्ट में लिखा है एल। अब ये एल क्या है, तो बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं जिन्होंने नाम दिया होता है उनको हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। पूरा नहीं लिखेंगे, एब्रीविएशन में लिखेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन क्या है, लीनियस। तो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जब मैं आपको टेक्सोनमी टेक्सोनमी का पढ़ाऊंगा वहां पे भी आप देखोगे बहुत सारी साइंटिफिक नेम जो प्लांट्स के हैं उनके लास्ट में एब्रीविएशन लिखी है और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा है। तो वो क्या होता है, वो होता है ऑथर का नाम। अब उसको आप कुछ नहीं करोगे, उसको सिंपली लिखोगे, ना ही आप उसको इटैलिक्स में रखोगे, ना ही आप उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है। जिसको जो नाम होगा हमारे ऑथर का, जिसने उसको पहली बार डिस्क्राइब किया था हमारे साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है। जब आपने अपने ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट एनिमल है, उसको नाम दे दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब बात आती है उसको क्लासिफाई करना। ठीक है। उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में डालना, उसकी ग्रुपिंग बनाना। ठीक है। अब वो ग्रुपिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारी डाइवर्सिटी को आप पढ़ नहीं सकते। तो जो सेम सेम वाले जो जो आपस में कैरेक्टर्स को मैच करते हैं, जो शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स को, उनको आप एक ग्रुप में रख दोगे, दूसरों को आप दूसरे ग्रुप में रख दोगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हो और उससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. जैसे आपके पास लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती हैं। अब वो सारी बुक्स ऐसे ही पढ़ी हैं अगर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी मैथ्स की बुक है, कौन सी साइंस की है, कौन सी इंग्लिश की है। ठीक है। वहां पे क्या होता है,
वहाँ पे सेग्रीगेशन होती है, अलमीराज होती हैं, हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक अलमीरा होगी, है ना? जैसे अगर आप बॉटनी की लाइब्रेरी में घुसते हो, तो वहाँ पे डिफरेंट फील्ड, जैसे कोई अलमीरा है, वहाँ पे टेक्सोनॉमी की बुक्स हैं, एक में डाइवर्सिटी की बुक्स हैं, एक में आपके पास जेनेटिक्स की बुक है, एक में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है। तो मतलब वहाँ पर आपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, कैटेगरीज बनाई हैं, तभी तो आप इजिली वहाँ जाकर बुक को ले सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना? अगर आप सारी बुक्स एक साथ रख दोगे, एक ही मिक्स कर दोगे, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, है ना? आपको हार्टलैंड जोन्स की बुक ढूँढनी है, तो आप उसको कहाँ ढूँढोगे? आप ऐसे मिक्स पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप आपने जब सेग्रीगेशन की है, प्रॉपर सबको ग्रुपिंग्स की है, तो आप इज़िली उनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही हर्बेरियम में जाते हैं, हर्बेरियम में अलमीराज़ होती हैं, रैक्स बने होते हैं, हर एक रैक में एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, ठीक है? अगर वो सेग्रीगेशन हम ना करें, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो वही चीज़ से क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप चीज़ों को स्टडी करना ईज़ी हो जाता है बाय मेकिंग देयर ग्रुप्स, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज based on some observable, easily observable characters. For example, we easily recognize groups जैसे प्लांट है, एनिमल है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसेक्ट हैं। आपको कोई भी इंसेक्ट दिखता है, तो आप उनको एक ग्रुपिंग कर सकते हो, है ना? आपको प्लांट्स दिखते हैं, आप प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हो। प्लांट के अंदर भी आप ब्रायोफाइट्स अलग कर सकते हो, टेरिडोफाइट्स अलग कर सकते हो, है ना? So the moment we use any of these terms or we associate certain characters with the organism in that group, तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हम ऐसे नहीं करते, ग्रुपिंग हम जब भी करेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे, हम कुछ एस्पेक्ट्स लेंगे, हम कुछ क्राइटेरियाज लेंगे, उन बेसिस पे हम चीजों को ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें, ठीक है? सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, हमें मैमल्स कहते हैं। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल एयर्स, बॉडी हेयर, है ना? आप मैमल जब भी बोलेंगे तो आपको दिमाग में यही पिक्चर बनेगी कि मैमल वो है जिसके बॉडी पे बाल है, जिसके पास एक्सटर्नल एयर्स हैं, है ना? Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be wheat plant, not of rice or any other plant, right? Hence, all these, चाहे dog है, cat है, mammal है, wheat है, rice है, plant है, animal है, they are the convenient categories. They are the convenient categories and we use to study the organism. तो ऐसे आपने categorize कर लिया, mammals बना दिए। फिर mammals में भी आप यूथीरिया है, मेटाथीरिया है, प्रोटोथीरिया है, मतलब फिर आप उनको भी फर्दर ग्रुपिंग्स कर सकते हो, है ना? तो जो साइंटिफिक टर्म है फॉर दिस कैटेगरी उसे हम कहते हैं टेक्सा। अब टेक्सा क्या है? ठीक है, टेक्सा क्या है? हम एक साइंटिफिक टर्म देते हैं कैटेगरीज के लिए, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए आपने साइंटिफिक टर्म दिए। कैसे देखते हैं? Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. जैसे plants, plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Plant भी क्या है? Taxa है। Wheat भी क्या है? जब आपके माइंड में wheat आएगा, जब आपको वीट बोलेंगे तो आपके माइंड में उसकी पिक्चर बन जाएगी। प्लांट बोलेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स की बनेगी। तो प्लांट भी एक टेक्सा बना रहा है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है? चाहे जिम्नोस्पर्म्स है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। ऐसे आपके पास वीट भी एक टेक्सा है, क्योंकि वीट भी हम यूज कर रहे हैं एक साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक टर्म उस कैटेगरी के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, दे ऑल आर टेक्सा, ठीक है? बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल and mammals are animals. So therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. Taxa है, taxa तो है, mammal भी taxa है, animal भी taxa है, dog भी taxa है, लेकिन इनका जो level है वो अलग अलग है। Animal सबसे बड़ा taxa, animal के अंदर mammal, उससे कम, फिर dog। तो मतलब ये जो तीन चीजें हैं, ये taxa represent तो कर रहा है, but different levels पे represent कर रहा है। तो हमारे पास taxa के different different levels होते हैं। क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। तो बाकी टेक्सा आपको पता है साइंटिफिक टर्म है। अब टेक्सा के कौन-कौन से लेवल्स हैं, हमने उनको कैसे अरेंज किया है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है? अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ले चलूँगा और टेक्सोनोमी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी जो है एक ब्रांच थी जिसमें आपके पास एक साइंस है which deals with the identification, classification, nomenclature and characterization of the vast diversity of the organism. अब इसके फादर कौन थे? थालस लीनियस, इन्होंने ही चीजों को स्टार्ट किया था। टेक्सोनोमी में चार चीजें आती हैं। पहला, आइडेंटिफाई, देन क्लासिफाई, देन
नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन। इन सभी सारी चीजों को हम बोलते हैं टेक्सोनमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनमी। ठीक है। जो टर्म थी टेक्सोनमी वो दी थी एपी डी कैंडोले ने। फादर काम शुरू कार्लस लीनियस ने किया था, लेकिन जो टर्म है वो किसने दी थी? एपी डी कैंडोले ने दी। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो कोई भी प्लांट है चाहे कोई भी एनिमल है, ठीक है, हम उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखते हैं कि वो कैसा है। ठीक है। और बोले तो हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो चाहे वो इंटरनल कैरेक्टर्स हो, उनको लिखते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। कैरेक्टराइज करने के बाद जब हम उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल, तो वहां से कहीं ना कहीं हमें एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलती है ऑर्गेनिज्म की। हमें उसकी एग्जैक्ट प्लेस पता चलती है कि वो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में कहाँ आएगा, वो किस कैटेगरी से होगा, किस ग्रुप से होगा, है ना, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। ठीक है। जैसे आपने किसी प्लांट को या किसी प्लांट को आपने कैरेक्टराइज किया, कैरेक्टराइज करके आपने बोला कि उसकी स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है, उसमें फाइलोक्लैड बना है ना, फाइलोक्लेड बना है। देन उसमें लीव्स की जगह स्पाइन्स है, मॉडिफाई हो चुके हैं, स्पाइन्स हैं। ठीक है। और और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने लिखे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा वो कैक्टस की फैमिली से हो सकता है ना, तो यहाँ उसकी मिलती जुलती फैमिली से हो सकता है। ओके। तो जब आप कैरेक्टर्स को लिखते हो उसके बाद ही आप उसकी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करके एग्जैक्ट प्लेस बता सकते हो। ठीक है। अब ऐसा हो गया, देन आप उसको नाम दोगे, और नाम देने के बाद आप उसको क्लासिफाई कर दोगे, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। नाम दिया और देन उसको आप स्पेसिफिक किसी भी कन्वीनियंट कैटेगरी में, कन्वीनियंट ग्रुप में उसको डाल दोगे, तो आपने उनको क्लासिफाई भी कर दिया। ठीक है। तो ये चारों चीजें, जब आप उसको कैरेक्टराइज कर रहे हो, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, नाम दे रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस किसका पार्ट है? हमारे टेक्सोनमी का हिस्सा है। किसका पार्ट है ये पार्ट है हमारे टेक्सोनमी का। ठीक है। और टेक्सोनमी टर्म दी थी एपीडी कैंडोले ने, और फादर कौन थे? कार्लस लिनियस थे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, अब सिस्टमैटिक्स क्या है? यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है कि जो, जैसे जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अभी तक आप सिर्फ उसको कैरेक्टराइज कर रहे थे, नाम दे रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, लेकिन जब आप उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हो और ये देखते हो कि वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से मिलता जुलता है, ठीक है ना, अब आपको एवोल्यूशनरी जो पूरा पाथ है, कैसे वो कहाँ से आया, किससे मिलता जुलता है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, किससे मिल रहे हैं, उनको भी चेक करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इट टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो टेक्सोनोमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बन जाता है सिस्टमैटिक्स। ये चारों चीजें तो आप कर रहे हो, बट इन चारों चीजों के अलावा जब आप उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी अकाउंट में लेते हो, तो आपका बन जाता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. So this branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. ठीक है। उनको systematically हमने arrange करना है, जो चीज पहले evolution में आई है उसको पहले रखो, जो बाद में आई है उसको बाद में रखो। ठीक है। तो वैसे वैसे हमने चीजों को अरेंज करना है। लीनियस ने Systema Natura नाम की बुक को यूज किया एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between the organisms. ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया नियो सिस्टमैटिक्स का। नियो सिस्टमैटिक्स का, ठीक है। नियो सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। तो ये चीज आपको याद है।
ठीक है। आई होप हम अभी यहीं तक स्टॉप करेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं। आई होप दिस इज इनफ फॉर दिस टुडेज सेशन। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर किया, कोई भी हाई लेवल की चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो सोचो हम वो वाला अभी पढ़ रहे हैं। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, और जो सेकंड लेक्चर रहेगा वहाँ पर हम टेक्सोनॉमी कैटेगरीज को कवर करेंगे, और जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हर्बेरियाज हैं आपके पास, कीज हैं, मोनोग्राफ्स हैं, फ्लोरास हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।